आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए किए गए विकास और बदलाव के प्रयासों पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कलानिधि मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। गरीब, महिला, युवा किसान को फोकस में रखते हुए स्वास्थ्य, कृषि विकास, महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार 3.0 में 100 दिनों का लक्ष्य रखा गया और कई कदम उठाए गए। तो वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े फैसले भी लिए गए। इन प्रयासों ने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के विजन को कैसे रेखांकित किया है, फैसले और योजनाओं ने कैसे बदलाव का आधार रखा है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक कलानिधि मिश्रा जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। धन्यवाद। तीसरी सरकार बनने के बाद ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिन की कार्य योजना बनाने के निर्देश हर विभाग को अलग अलग दिए थे। तो इनका असर क्या देखने को मिला विभागवार? इनका असर यह रहा कि कई विभागों ने बड़े शानदार काम किए और अगर हम इसको कई सेक्टरों में बांटें तो जैसे सरकार ने जो है कृषि सेक्टर में जो काम किया, जो है समेकित प्रयास विकास का, ये काफी बेहतरीन रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने काफी अच्छा ग्रोथ किया, जो है मध्यम वर्ग को सरकार ने राहत दिया है। जैसे 100 दिन में सरकार ने पहली बार इनकम टैक्स योजना में लाया, जो 5 लाख था उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया कि 7 लाख तक का पर कोई टैक्स नहीं होगा। इससे मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ मिला। और यही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा कि वो 15,000 से अधिक नई नियुक्तियां करेगी और इस दिशा में केंद्र सरकार ने काम भी शुरू कर दिया। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो सरकार का जो प्रयास है काफी सशक्त है और बेहतर रहा। लखपति दीदी से लेकर कई ऐसे कदम हैं जो महिला सशक्तिकरण को लेकर मोदी 3.0 में विजन से एक्शन तक की सोच को दिखा रहे हैं। और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सरकार के 100 दिन के फैसले को अगर हम सामाजिक रूप से देखें तो सरकार का सबसे ज्यादा फोकस जो है महिलाओं, युवाओं और गरीबों पर रहा, जो है। और सरकार ने इस दिशा में ठोस प्रयास भी किए हैं। जैसे इसी 100 दिन के सरकार के कार्यकाल के अगर हम लोग देखें तो इसमें जैसे सरकार ने एक शुरू किया है दीन दयाल अंत्योदय योजना। इसके तहत जो है 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उनकी आजीविका, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक विकास के लिए 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जो शायद ऐतिहासिक है। पहली बार एक साथ इतनी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और सामाजिक रूप से भी एक मंच देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। इसके अलावा जो है हाल ही में जो घोषणा की, जैसे एक लखपति दीदी योजना, हाल ही में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए। इसके अलावा जो है सरकार ने पर्यटन दीदी योजना एक शुरू की, जो है इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन मित्रों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह और युवाओं को पर्यटन के साथ जोड़ना है। और इसके लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का सामुदायिक निवेश फंड भी जारी किया और करीब 4.3 लाख स्वयं सहायता समूह के 48 लाख सदस्यों को जोड़ा गया इससे, जो है। तो अब इससे महिलाओं का केवल आर्थिक उत्थान नहीं होगा, इससे उनका सामाजिक उत्थान भी होगा और उनके सोचने समझने की शक्ति और समाज में कैसे अपनी भूमिका को रेखांकित करें और या समाज को विकास देने की जो एक सोच है वो भी विकसित होगी। और ये महिलाओं के समक्ष ला करके महिलाओं को जोड़ा है, जिससे महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के भाग भी ले रही हैं और अच्छा काम हो रहा है। सर, महिलाओं के बाद अगर युवा शक्ति की बात करें तो इसे बढ़ावा देते हुए खिलाड़ियों को जिस तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा, मानस हेल्पलाइन और स्किल डेवलपमेंट जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं, इनका क्या संदेश किया है और युवा शक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? युवा शक्ति को बढ़ाने के लिए हालांकि सरकार पहले भी इस पे काम कर रही थी, लेकिन हाल के दिनों में सरकार ने युवाओं पर और विशेष करके मध्यम वर्ग पर विशेष फोकस किया और उसमें कई चीजें आई। जैसे एक तो युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हर व्यक्ति न तो रोजगार व्यवसाय कर सकता है और न हर व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है। तो सरकार ने समानुपातिक रूप से जहाँ युवाओं के लिए करीब 15,000 से ज्यादा नियुक्तियों की घोषणा की कि हम कर रहे हैं और की शुरुआत हो चुकी है, वहीं 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त जोड़ने के लिए, उनका हुनर डेवलप करने के लिए किया गया। 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा की, जिससे युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने तय किया कि हम कम से कम 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप कंपनियों में को प्रशिक्षण देंगे, जिससे उनके अंदर जो प्रतिभा है जो डेवलप होगी उससे अपना व्यवसाय शुरू कर लेंगे। तो इससे युवाओं को काफी एक तरह से आत्मबल मिलेगा और समाज में उनकी भूमिका सकारात्मक होगी, देश के विकास के लिए भी समर्पित होगा, जो है। तो सरकार का इस दिशा में आगे बढ़ना जो है काफी फायदेमंद है।
सर, सरकार ने अपने हर कार्यकाल में ये करके दिखाया कि समाज का आखिरी पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। तीसरे टर्म में ये बात कैसे साकार होती हुई नजर आ रही है? जन कल्याण के विषय पर किस तरह के कदम उठाए गए हैं? सरकार ने फोकस किया अनुसूचित जाति जनजाति में जो पिछड़ा तबका है, जो जंगलों में वास करती है, जो आदिवासी है, जिससे पूरा सिस्टम में एक तरह से लगभग कटा सा है। तमाम जातियां हैं, जनजातियां हैं जो समाज में जो जुड़ी हुई हैं। तो उसके लिए सरकार ने एक बड़ा अच्छा अभियान शुरू किया, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। यह करीब करीब जो है 63,000 जनजातीय गाँवों का विकास इसमें करने का सरकार का लक्ष्य है। और इसी तरह से सरकार ने एक और निचले तबके के लोगों को जोड़ने का काम किया है। जैसे नमस्ते योजना का विस्तार किया। नमस्ते योजना वो है सरकार की जो सफाई कर्मचारियों के साथ जो सड़क पर कचरा बीनते हैं, कूड़ा बीनते हैं, वह ऐसे लोग होते हैं जो निहायत गरीब तबके के होते हैं, जिनका शायद पेट भी दोनों समय भरना मुश्किल होता है। तो सरकार ने ऐसे सफाई कर्मियों को जो है नमस्ते योजना में जोड़ा है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होगा। सरकार ने इस दिशा में जो है एक नई शुरुआत की है और इसे एक अच्छा प्रयास कहा जाएगा। सर, आपने मध्यम वर्ग की बात की थी। हमारे देश का बड़ा तबका मध्यम वर्ग का ही है, तो आधुनिक सुविधाओं और योजनाओं के जरिए इस वर्ग को लाभान्वित करने की सोच कैसे मोदी 3.0 में पूरी की जा रही है? आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया। 70 वर्ष से जो भी वृद्ध हैं देश के, चाहे वो गरीब हो चाहे मध्यम हो, उनको उससे जो है 5 लाख तक का मुफ्त बीमा योजना दिया है, जिसमें करीब करीब सरकार का आंकड़ा है कि 4.5 करोड़ परिवार और लगभग 6 करोड़ वृद्ध नागरिक सीधे जुड़ जाएंगे। तो कम से कम वृद्धावस्था में जो एक बड़ा खर्च दवाओं पर होता है उससे उन्हें लाभ मिलेगा, उनका समुचित इलाज हो सकेगा। इसी तरह से जो है सरकार ने जैसे जागरूकता बढ़ाया कई क्षेत्रों में, जो महिलाओं, किशोरियों, आदिवासी समुदायों में सिकल सेल डिजीज होता है, तमाम वो ऐसे स्थान पर आते हैं कि उसके कारण तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। तो सरकार ने इसके लिए भी जो है एक विशेष योजना चलाई। इसी तरह से जो कैंसर जो होता है, तो सरकार ने इन कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कर, तो इसकी दवा एक तो आयुष्मान में जोड़ा और दूसरे इनकी दवाओं का जो है कस्टम ड्यूटी हटाने से दवाएं जो है 1/4 हो जाएंगी, मतलब 100 रुपए की दवा करीब करीब 25 से 30 रुपए में आ जाएगी। तो ये बड़ा सरकार ने राहत देने का काम किया है। जी सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बात की, लेकिन शिक्षा का विषय भी काफी महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा के विषयों पर मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे आपने कहा कि नकल विरोधी कानून भी बनाया गया। तो तीसरे टर्म में किन योजना और विजन के साथ शुरुआती 100 दिनों में सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नया जो पेपर लीक कानून लाया जो है, उससे युवाओं को बड़ा बल मिला है। कारण कि बेचारे तैयारी करते थे और पता चल रहा तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहा है, सारा मेहनत बेकार। उसके बाद फिर पता चल रहा फिर नया डेट आ रहा है, तो उससे युवाओं के मन में एक तो निराशा आ रही थी। तो इसके लिए सरकार ने पेपर लीक कानून लाया जो है, इनको एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू किया जो है। अब इससे यह होगा कि जितनी भी भर्ती की परीक्षाएं होंगी उसमें नकल और अन्य तरह की गड़बड़ियों को रोका जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई कहीं से उसकी शरारत पाई जाती है, किसी तरह से पेपर लीक होता है या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ होती है, तो उस पर कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान किया है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना इस पर रखा गया है। और ये जो 3 साल की सजा है इसको 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और यही नहीं, इस पूरे मामले परीक्षा संचालन के लिए सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त किया जाएगा और अगर दोषी पाया जाता है तो उसमें 5 से 10 साल तक की जेल की सजा हो जाएगी, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो जाएगा। जो इससे नुकसान होगा सरकार का वो सर्विस प्रोवाइडर से ही वसूला जाएगा। इसमें सबसे बड़ी जो विशेषता है। बिल्कुल सर, आज़ादी के अमृतकाल में सरकार अपने दोनों टर्म की तरह तीसरे टर्म में भी लगातार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के तमाम कदम उठा रही है। मोदी सरकार 3.0 के शुरुआती 100 दिनों में इसकी झलक भी दिखी है। सर, सरकार के प्रयासों पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए किए गए विकास और बदलाव के प्रयासों पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कलानिधि मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।